ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर जी, आज हम लोग पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा ये पास पेपर से आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सितंबर 2020 का पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से एक दफ़ा पढ़िए। सब ने आया, अपने अपने वर्ड में पढ़े, बाकी भी पढ़ रहे हैं। किधर से पूछा उसने? पहले चैप्टर से। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करना हो तो क्या तरीकेकार है? तो याद है, प्रेसिडेंट बना के भी भेजता था वापस ज्वाइंट असेंबली में, ज्वाइंट सेशन में, कि भाई प्रूव कर दो, फिर वापस। बात समझ आ रही है? चलो, तो इसका मतलब चैप्टर 1 से 4 मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं। हमारी डिस्कशन अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मैंने बताने, मैंने आपको ये रियलाइज कराना है पेपर सॉल्व करना कितना आसान है। चलो जी, प्लीज क्वेश्चन नंबर जरा 3 पे आते हैं, पढ़िए जरा 3 का पार्ट ए। Under the provision of Contract Act 1872, list any 3 circumstances in which the party whose consent was obtained by misrepresentation cannot rescind the contract। यानी जिस जी बिल्कुल, कि अगर उससे लॉस कोई नहीं हुआ इस रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, ऐसा ही था। और क्या था जी? उसको वो मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से उसकी कंसेंट डैमेज नहीं हुई, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था। याद है आप लोगों को? पार्टी के नॉलेज में नहीं था। रिकवर कर सकता है सर। मैंने ये बात कही थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने मिसरिप्रेजेंटेशन की, सपोज मैं मिसरिप्रेजेंटेशन करूं बट सामने वाली पार्टी की कंसेंट मेरी वजह से डैमेज नहीं हुई। जिस तरह अगर आपको याद हो वो शेयर वाली बात पड़ी थी कि शेयर कंपनी फ्रॉड कर रही है, लेकिन ये बंदा शेयर खरीद रहा है, इस वजह से नहीं खरीद रहा, मेरे फ्रॉड की वजह से कन्विंस होके नहीं आया, यानी मैंने इसकी कंसेंट डैमेज नहीं की है, इसकी कंसेंट वैलिड है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं कर सकता ऑन द प्रीमाइस कि मैंने फ्रॉड किया था। याद आ रही है बातें कुछ के? भूल गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये वही केसेस हैं। तो वो यहाँ पे पूछे। अच्छा, यहाँ पे एक केस होगा सोल्यूशन में जो आप लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया, वो आपके कोर्स में अब नहीं डाला हुआ उन्होंने। अच्छा देखो, मैंने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल ये अबू बकर जी, अबू बकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी के साथ और कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, कंपनी से अपने शेयर्स दे रही है, ये उनको पैसे दे रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है? अब कंपनी फ्रॉड कर रही है या कंपनी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है, इन दोनों फैक्टर से होता क्या है? सामने वाली पार्टी की कॉन्सेंट डैमेज। अगर इसकी कॉन्सेंट डैमेज होगी तो एग्रीव पार्टी बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट इसकी ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। लेकिन मैंने जब ये समझाई थी एग्जांपल, तो मैंने कहा था ये तो फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चोरी कर रहे हैं, गलत बना रहे हैं, ये तो मिसरिप्रेजेंटेशंस भी कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन ये जो बंदा है ना अबू बकर, ये फाइनेंशियल देख के परचेजिंग नहीं कर रहा, बस इसको कोई मशवरा दे रहा है और ये परचेजिंग कर रहा है, ये डे ट्रेडिंग कर रहा है। आज इसने शेयर खरीदे हैं, कल को इसने बेच देने हैं सिर्फ अपनी इंट्यूशन के ऊपर, ये फ्रॉड की वजह से। इसका मतलब है अबू बकर की कॉन्सेंट की बात करूं तो क्या कॉन्सेंट फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है, वो इनकी वजह से डैमेज नहीं हुई। ऑल्दो द कंपनी इज ऑल्सो डूइंग सम मिसरिप्रेजेंटेशन और मेकिंग सम फ्रॉड, बट इस वजह से इसकी कॉन्सेंट डैमेज नहीं हुई। तो ये एक एलिमेंट था जहां पे अब ये अबू बकर बाद में कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता था, इस बात का बहाना नहीं बना सकता था। चलें जी आगे प्लीज, चलिए अगली बात पढ़िए, बी पार्ट पढ़िए जरा प्लीज जी। ST agreed to supply building material to KC on 10 September 2020 for the construction of a charitable hospital in district Malir. However, on the due date, SL failed to fulfill its obligation under the provision of Contract Act 1872, explain the rights available to KC under the above situation, assuming टाइम वॉज द एसेंस। वो याद है एक फ्लो चार्ट बनाया था, टाइम वॉज द एसेंस जी। क्या ऑप्शन होती थी? नहीं पूरी बताओ ना, कि एसेंस हो तो क्या होता था, ऑप्शन क्या हो जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता था एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे? वॉइडेबल। और वॉइडेबल के बाद उसके पास 3 तरह की ऑप्शन होती थी, वो इसे रिसेंड कर दे और डैमेजेस क्लेम कर दे, वो इसे वैलिड रहने दे विदाउट डैमेजेस, ये वैलिड रहने दे विद डैमेजेस। याद आई बात? और विद डैमेजेस के लिए क्या करना पड़ता था? उसे नोटिफाई करना पड़ता था एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिलेड परफॉर्मेंस। चलो जी प्लीज नेक्स्ट पे आइए, प्लीज नेक्स्ट पे आइए, अगला पार्ट पढ़िए। पार्ट है बी का, जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट वुड बी योर आंसर इन बी अबव?
इफ केसी हैड टू प्रोक्योर बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम अनदर सप्लायर एट अ हायर प्राइस, जी किस तरफ ले गया आपको, डैमेजेस की तरफ, higher than the agreed price with ST, and had also had to pay a penalty of 50,000 to the owner of the hospital for construction delay। जी आपका आंसर क्या होगा? अगर अच्छा इसका मतलब है आप क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, आंसर बोलो। आज का मतलब आप कह रहे हो ऑर्डिनरी डैमेजेस कैलकुलेट होंगे क्या, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एक तो ये कॉन्सेप्ट, दूसरा स्पेशल डैमेजेस भी हैं, लेकिन स्पेशल डैमेजेस के लिए अगर उसके नॉलेज में हो तो, इसका मतलब उसने आपसे यहाँ ये नहीं कहा हैड टू पे पेनल्टी, अच्छा नहीं आपको ये नहीं कहा कि मुझे अमाउंट कैलकुलेट, उसने आपको से पूछा है कि बताइए क्या क्या पे करना पड़ेगा, तो भाई ऑर्डिनरी डैमेजेस बीइंग द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड सेकेंडली द स्पेशल डैमेजेस इफ notified that terms are actually communicated to the party। चलो जी, नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, जल्दी जी, essentials of a valid acceptance, ठीक हो गया, आसान सा सवाल बिल्कुल, जरा हाँ तो क्या है, अल्लाह करे आगे आगे भी आपको भी अच्छा चलो यार बेटा देखो, जब पेपर बैलेंस करना होता है ना तो ऐसे सवालों का सहारा लेना उसकी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। प्लीज अगला पार्ट पढ़ो, बी पार्ट पढ़ो जी, बी पार्ट कौन सा वाला है, ये आसान सा सवाल है, वो के ऑफर का पता होना चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस, तो उसके ऊपर उसने कितने मार्क्स का सवाल पूछा है, 2 मार्क्स का, तो आपने लिखते हुए भी अपने हाथ को कंट्रोल रखना है, उतना ही लिखना है जितना 2 नंबर में जस्टिफाइड है, इससे ज्यादा नहीं, जिस बात पे कंट्रोल, ये समझ आ गई सबको, आगे चल सकता हूं, चलो अगली बात पढ़ो जरा फिर प्लीज, सी पार्ट, देखो ये हमने पढ़ा नहीं पहले भी, इस जैसा हमने सवाल पढ़ा हुआ है, शायद ये यही पढ़ा हुआ है, पता नहीं, टेस्ट में जी, ये पहले मुझे ये बताएं, पेपर आया, क्वेश्चन आया कहाँ से है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, और जहां पे हमने वो बातें पढ़ी थी, फ्लो चार्ट्स पढ़े थे जॉइंट प्रोमिसर के, ठीक है, तो हुआ क्या है, शाबाश, कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर मुनाफ वुड सक्सीड इन दिस केस, मुनाफ ने क्या किया जी, मैं ऊपर से जरा पढ़ता हूँ, मुनाफ विदाउट मुस्लिम्स नॉलेज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मोहसिन एंड जलील फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू, तो उसने अकेले फाइल कर दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, जॉइंटली, लेकिन एक बात याद होगी अगर आपको, मैंने बार बार एक लाइन पढ़ाई थी साथ, अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर, तो याद रखना है आपने इस सोल्यूशन में ये लाइन लिख के स्टार्ट करना है, आपका सोल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए था कि अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर, कि मुनाफ को ये राइट जो एक्सरसाइज करना है ये जॉइंटली एक्सरसाइज करना चाहिए, द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम में से एक्टिव पार्टनर कौन है, हु विल टेक केयर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो भाई जनाब मुनाफ है, तो मुनाफ ही फिर एक्शन ले रहा होगा फिर अकेला, हाँ, तो स्पेशल प्रिवियन प्रिवेल ओवर द जनरल इन दैट केस चलो जी प्लीज आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए पढ़िए, पार्टनरशिप से आ गया क्वेश्चन जी, आप गौर कर रहे हो, ऊपर वाले क्वेश्चंस किससे पढ़े हमने, कॉन्ट्रैक्ट से, चलें, और वेटेज पे मैं इसलिए ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि ये वेटेज अब हमारे सिलेबस की वेटेज नहीं है, इसलिए मैं इग्नोर करके चल रहा हूं, वरना मैं जरूर समझाता, देखो कॉन्ट्रैक्ट से कितने मार्क्स आ रहे हैं, पार्टनरशिप से कितने आ रहे हैं, अब वेटेज ही पुराना हो गया ना, ये ओल्ड स्कीम है, ठीक है। चलो जरा पार्टनरशिप का सवाल देखो, कितना आसान सा सवाल पूछा उसने, क्या पूछा है, जर्नल ड्यूटीज, हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी हैं, चैप्टर नंबर 12 में, 11 में नहीं थी, 12 में थी, ठीक है। चलो समझ आ गई कौन से वाली बात कर रहा है वो, चलो नेक्स्ट बी पार्ट, चलें जी, अब जरा बी पार्ट बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसमें एक ट्रिकी पार्ट है छोटा सा,
लिखिए, मैंने बातों बातों में एक पॉइंट बताया था, क्या? ये सर नोटिस भेजी जब 18 साल की होगी तो उसके बाद अगर वो कौन सा नोटिस? ये पार्टनर ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी? ओके, अच्छा जी, मैं अब जरा सवाल पढ़ता हूँ आपके साथ जरा। हाँ, लेटर ऑफ, ठीक है, मैं जरा अब सवाल पढ़ता हूँ आपके साथ, आप लोग उधर पहुंचे हो कि नहीं। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस whether Laila would be regarded as a partner in the firm with effect from the date of her notice means 20th April 2020। जी पहले ये बताइए, वो कहता है जी कि क्या लैला पार्टनर समझी जाएगी 20 अप्रैल से? 20 अप्रैल को क्या हुआ भला, जरा देखो ऊपर। ऑन 20th April 2020 लैला वुड बिकम अवेयर ऑफ हर एडमिटेंस टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, कि उसे पता चला कि जी वो एडमिट हुई है। On acquiring the knowledge, she immediately gave notice to Saeed, Mona and Burhan that she intend to their partner, कि वो उनकी पार्टनर बनना चाहती है। उसने नोटिस दिया जी 20 अप्रैल को कि वो एक एक करके सुनता हूँ जी। सर 18 की हो गई है वो। 18 की हो गई है, अच्छा जी। सर 17 की तो वो 26 मार्च 2019 को थी। ठीक है जी। 18 की हो गई। लेकिन सर 6 मंथ का आप नहीं हुए सर। लेकिन अच्छा जी। यानी कि अगर डिसीजन के बाद दिया वो मेजॉरिटी के बाद से अवेयरनेस। देखो जी, मैं बिल्कुल ठीक है। पहले जरा एक छोटी सी मैं केस स्टडी, आप लोग बिल्कुल ठीक डिस्कशन कर रहे हो, जरा देखो। सईद मोना एंड बुरहान आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑन 26 मार्च 2019। दे एडमिटेड लैला ऑन हर 17th बर्थडे, उस वक्त 17th बर्थडे थी, तो आज 26 मार्च 2020 के ऊपर वो 18 साल की हो गई। 26 मार्च 2020 को वो 18 साल 18th बर्थडे होगी उसकी। और दूसरा पॉइंट उसने उसे कब पता लगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज 20th अप्रैल 2020। और हमने पढ़ा था जब उसे पता चलेगा एडमिटेड टू द नॉलेज, दोनों में से जो लेटर ऑफ होगी, इन दोनों में से लेटर कौन सी है? ये वाली। इसका मतलब यहां से 6 महीने। अब 6 मंथ्स काउंट करना शुरू करें तो किस डेट तक उसने डिसाइड करना है? अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एक दिन पहले खत्म होता टाइम, 19 अक्टूबर। ओके जी, 19 अक्टूबर 2022। अब बताइए, और जब वो एक दफा एडमिट कर लेगी तो उसकी लायबिलिटी कहां से स्टार्ट होगी? उसने तो इसी डेट पे एडमिट कर लिया, उसकी उस डेट से जिस वक्त वो एडमिट हुई थी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। कौन सी डेट? 26 मार्च 19। 26 मार्च 19, पूरा बोलो ना, 26 मार्च 19। अब एक टची बात जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी जी, बताइए और क्या है इसके अंदर? उसने कहा whether Laiba would be regarded as a partner in the firm with effect from the date of her notice, क्या वो अपने नोटिस की डेट से लायबल होगी? उसने तो ये पूछा है, देखो उसने कहा from the regarded as a partner in the firm with effect from the date of her notice means 20th April, means वो कहते हैं तुम 20th को अप्रैल को वो बनी है पार्टनर, इससे पहले नहीं थी जी। क्या लायबल होगी from the date when she was first admitted to the benefit of the partnership। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग है, जरा गौर से दोबारा देखो, जरा एक चीज अभी भी मिसिंग है जो तुम इग्नोर कर रहे हो, और पूरे केस की डायमेंशन चेंज हो जानी है इस एक पॉइंट के ऊपर। NIPC मतलब क्या? NIC किधर लिखा हुआ? भतीजी। नीस, भतीजी यार, होना नीस। शाबाश, आप बार बार इग्नोर कर रहे हो। उसने नोटिस किसको दिया, जरा गौर करो, पार्टनर्स को बताया है। आप गौर करो दोबारा, आप जरा पढ़ो लाइन। एग्जामिनर कितना सियाना बन गया एकदम, उसने कितना बड़ा डॉच दिया आपको एक लफ्ज से। यस सर। और भाई वो नोटिस ही नहीं है, वो वैलिड नोट, यस वो वैलिड नोटिस ही नहीं है। जिस बेस के ऊपर आपने पूरी कहानी सुना दी मुझे, वो वैलिड नोटिस ही नहीं है। मैंने कल, अगर आपको याद हो, बातों बातों में पब्लिक नोटिस लिखा था ऊपर, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि ये गलती होनी है बच्चों से, हो गई और केस पूरा चेंज कर दिया आपने। अब एग्जामिनर को केस अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा भाई ये नोटिस ही नहीं है। इसका मतलब है शी इज स्टिल इन द फेज। अगर वो इस फेज में है तो शी हैज अ राइट टू आइदर एक्सेप्ट एज अ पार्टनरशिप और रिजेक्टेड, ठीक है। और अगर वो एक्सेप्ट करती है तो उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होगी राइट फ्रॉम द डेट ऑफ दी व्हेन शी वाज फर्स्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। तो मेरी तो कोर्स की, मेरी तो बात ही चेंज हो गई, मेरा तो केस ही चेंज, आंसर ही चेंज हो गया सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। ये है वो पॉइंट जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि वो सही लिखा है,
और एग्जामिनर बड़ा क्लेवर प्ले कर जाता। सर अगर 6 मंथ के अंदर ये नोटिस जो पेपर और अगर नहीं हुआ होता, अगर फॉर एग्जाम्पल वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन गई होती। पिछले की लायबल नहीं होगी। होगी क्यों नहीं बेटे, जब व्हेन शी बिकम्स अ पार्टनर, बेशक वो नोटिस देने से बने या नोटिस देने के बाद ऑटो बन जाए, बनती वो एडमिशन से ही है। वो बात समझ आई है? मैंने कहा था कि पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, पब्लिक को बताएगी कि दैट शी इज गोइंग टू एक्सेप्ट द पार्टनरशिप, ना कि पार्टनर्स को। 6 माह बाद वो तो अज्यूम हो जाएगी ना, फिर वो तो अज्यूम होगी, फिर तो अज्यूम हो गई, फिर तो फंसेगी उल्टी। ठीक है, नहीं समझ आई? तो उसने आपको डॉज किया है नोटिस के साथ, ये उसका डॉज था। तो इसलिए मैं कहता हूँ पार्टनरशिप का सवाल सबसे आखिर में सॉल्व करना है, जब आपके दिमाग चल रहा हो पूरी तरह। हो जाएगी ना, तो वो इसका मतलब अब आपका आंसर देने का अंदाज बदल गया ना। पहले आपका आंसर देने का अंदाज ये था कि आप कह रहे थे कि भाई इस डेट पे नहीं, इस डेट से वो लायबिलिटी अज्यूम करेगी। पहले आप एक लाइन में आंसर बताते और आगे चले जाते। अब आप बताओगे कि जनाब ये तो पब्लिक नोटिस ही नहीं है, और अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं है तो अगर तो इसका भी टाइम चल रहा है 6 मंथ्स का, जो कि इस डेट से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर तो अभी उसके पास राइट है कि आइदर शी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और फिर अगर वो एक्सेप्ट करती है तो इस डेट से करेगी, और अगर 6 महीने गुजर जाते हैं तो फिर जनाब वो ऑटो पार्टनर बन जाए। तो अब आपका अंदाज बदल गया ना आंसर देने का। पहले आप 2 लाइन में आंसर लिखते और बात खत्म कर देते, आप स्ट्रेट कहते हैं कि लैला जो है वो आप गलत कह रहे हैं जी, 20 अप्रैल से नहीं, इस डेट से लायबल होगी। इससे ज़्यादा कुछ लिखना था आपने? आप मुझे खुद बताओ, इससे ज़्यादा कुछ लिखना था आपने? नहीं। समझ आ रही है बात की? चलो आगे आओ फिर। अब आते हैं अगले, अच्छा अगले पार्ट पे, इसी में आगे का पूछा उसने, आल्सो डिस्क्राइब लैला's liability with regard to the firm debt once she becomes partner। जी ये बात तो आपने बताई नहीं, ये बात भी तो बताएं, ये अलग सवाल है। देखो एक रिक्वायरमेंट के अंदर 2 रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी जरा देखो, वो कहता है लायबिलिटी की एक्सटेंट तो बताएं जब वो पार्टनर बन जाएगी। और ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बताया था पार्टनर के तौर पे, हाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी के। भाई उसने सवाल देखो ना दोबारा क्या पूछा, उसने कहा विद रिगार्ड टू फर्म्स डेट वंस शी बिकम अ पार्टनर। अब भूल जाए पहली बातें मैंने आपसे क्या पूछी हैं, वो पार्टनर बन गई है, अब बताओ। तो आपने बड़े सवाल, बड़े गौर से रिक्वायरमेंट को 2 दफ़ा पढ़ना है ताकि आपको पता लगे कितनी बातें पूछ रहा है वो आपसे। मैं अज्यूम करता हूं कि इस सवाल में अगर ये 4 नंबर हैं तो उसने 3 नंबर रखे हुए थे पहले पॉइंट के और 1 नंबर रखा हुआ था दूसरे पॉइंट का। आपने अगर इस बात को डिस्कस नहीं किया कि बिकमिंग अ पार्टनर उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी, तो आपने 1 नंबर खो दिया। उसने अब आपको आंसर करना है, उसने आपको जवाब देना है 3 में से नंबरों में से। उस 3 में भी अगर आपने वही बात पब्लिक नोटिस वाली इग्नोर कर दी तो उसने आपको कोई आंसर नहीं, नंबर नहीं देना। तरस खा ले तो वह एक अलग बात है, नंबर कोई नहीं देने वाला। बात समझ पा रहे हो? चलो मतलब जब वो माइनर की तो तब अगर कंपनी ने लोन लिया तो फिर जब पार्टनर बने तो उसको क्यों आएगा? वो उसको क्यों आएगा मतलब बेटा, वो जब वो पिछली डेट से जाके पार्टनर बन रही है तो फिर तमाम लायबिलिटीज अडॉप्ट कर रही है उस टाइम फ्रेम की। हालांकि तब तो माइनर थी बेशक, लेकिन अब एक्सेप्ट कर रही है ना। तो अगर खुद एक्सेप्ट कर रही है तो फिर खत्म, ठीक है, लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है राइट फ्रॉम द डेट व्हेन शी वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है जी। आगे पहला पार्ट पढ़िए, ए पार्ट देखिए, आसान सा सवाल है। उसने क्या बोला जी? जी बेटे क्या हुआ बेटे? हो गया? पार्ट ए पढ़ा जी सबने? आसान सा सवाल, डिस्क्रिप्टिव पूछा है। कौन से चैप्टर में से? वो चेक वाले चैप्टर में से। सहारा लेने का यही तरीका है ना, वो 13 और 14 चैप्टर 2 है ना हमारे पास, नहीं 14 और 15। 14 में से वो पूछता है आपके, अगर फॉर एग्जांपल केस स्टडी, तो उसे मजबूरी सहारा लेना होगा 15 का फॉर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो जरा आप देखें 14 देखते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं बी पार्ट। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, करने की जरूरत है नहीं है। नोट निगोशिएबल के ऊपर उसने बात की है और हमने नोट निगोशिएबल के ऊपर बाकायदा पैराग्राफ पढ़ा हुआ था। क्या था? हम ये कहते थे कि अगर ये नॉट निगोशिएबल की स्टैंप लगा दी है तो इसके अंदर से वो फीचर गायब कर दिया हमने, ट्रांसफरेबिलिटी का फीचर। किस तरीके से कि जो टाइटल है वो डिफेक्टिव हो गया, अब अगले बंदे के पास भी चला जाएगा तो वो गुड टाइटल नहीं होगा, वो डिफेक्टिव टाइटल होगा। डिफेक्टिव से मुराद, क्योंकि टाइटल डिफेक्टिव से मुराद कि ट्रांसफर नहीं कर सकता ये बंदा, नॉट निगोशिएबल की स्टैंप लगी हुई है, वो नहीं बन सकता। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है जी। प्लीज बी पार्ट पढ़िए।
इससे ऐसा सवाल मैंने करवाया भी था एक क्लास में। बल्कि शायद यही कराया था, अगर आपको याद हो तो। जी क्यों? थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, तो प्रोमिसरी नोट ये हमने की भी थी एग्जांपल, अगर आपको याद हो, जब मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करवाया था आप लोगों से डेट के ऊपर। चलो, और आगे उसने क्या लिखा है? उसने आगे कुछ पूछा, आल्सो, वो तो आपने गौर ही नहीं किया। आल्सो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द सेड इंस्ट्रूमेंट। जनाब बनाना था इंस्ट्रूमेंट, और इसकी अगर आपको याद हो, नहीं पढ़ा था ना? अच्छा, और अगर आपको याद हो तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनवाया था जिसमें डेट्स के इश्यूज आए थे आप लोगों को, तो मैंने आसान बातें बताई थी कि अपनी ज़िंदगी को आसान रखोगे कैलकुलेशन से। ठीक हो गया? तो ड्रॉ करना है तो प्लीज़ ड्रॉ कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हो जाएगा? चलो आ जाओ फिर आगे एग्जाम्पल पे आओ ज़रा, नेक्स्ट सॉरी पेपर पे। बेटा देखो, अच्छा चलो आ जाओ। कहते हैं, क्या नाम था? हाँ, मुजाहिद ब्राउड रेडीमेड गारमेंट्स वर्थ ₹6 लाख की फ्रॉम शुएब ऑन क्रेडिट, उधार पे माल लिया। द अमाउंट इज पेएबल ऑन 25 दिसंबर को पेएबल है, आज माल खरीद रहा है और 25 दिसंबर को लायबिलिटी। अब आज की क्या डेट है कोई नहीं बताई उसने एग्जामिनर ने। आगे चलो, मुजाहिद वांट्स टू इशू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेट, अपने इस उधार को क्लियर करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहता है विदाउट इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी। तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए हमारे दरमियान। तो हमने पढ़ा था प्रॉमिसरी नोट में कितने बंदे होते हैं? 2, मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने होते हैं? 3, मेक, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। तो कहते तीसरा बंदा नहीं चाहिए, 2 बंदे, मैं और शुएब, सॉरी क्या नाम है, मुजाहिद और शुएब। ठीक है, तो अब 2 बंदों के दरमियान क्या बनेगा? प्रॉमिसरी नोट। लेकिन अब सवाल पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल एक्ट 1881 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच मुजाहिद में इशू। तो मुजाहिद तो चाहता है कि 2 बंदों के अलावा कोई ना हो, तो फिर क्या इशू करना चाह रहा है? क्या इशू करना चाह रहा है? प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अब आगे वाली बात, आल्सो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब जब इंस्ट्रूमेंट बनाने जाओगे तो इंस्ट्रूमेंट में 2 तरह की डेट होती है, कौन कौन सी? जी बिल्कुल, प्रॉमिसरी नोट की क्रिएशन डेट, या जिसे मैं कहता होता था इंस्ट्रूमेंट की डेट, इंस्ट्रूमेंट की डेट, और दूसरी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट उसने आपको दी हुई है कितने, हाँ, लेकिन वो नहीं दी, तो अब आपकी मर्जी है। नीचे उसने एक लाइन लिख दी फिर बड़ी खूबसूरत, You may assume necessary details. हम कोई भी डेट में करके हम कहेंगे आफ्टर 3 months 2 months जो भी है। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो, मैं कहूँ आसान लफ्जों में, मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंट की ज़िंदगी आसान रखना, ऊपर लिख दो से, ये कौन सा टाइम लिखा है उसने, दिसंबर, मैं लिख देता हूँ से अक्टूबर में बनाता हूँ, 25 अक्टूबर को, नीचे लिख देता हूँ ऑन 25 दिसंबर, ऑन और आफ्टर 25 दिसंबर। मैंने कहा उस झंझट से ही बाहर आ गया, 3 months वाले, 3 months 2 months कैलकुलेशन मिस्टेक्स, मैं उससे बाहर आ गया भाई। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ना ये वर्ड्स, तो मैं कर लिए। चलो जी प्लीज आ जाओ अब आगे, नेक्स्ट पास पेपर। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो हमने अभी पढ़ना है। ठीक है, फिर दोबारा वापस आ जाएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं जी। जरा पहला पॉइंट पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक वाहिद बेहुदा क्वेश्चन था, जो वो याद है, ये कौन सा था? मैंने कहा था ये याद ना करिएगा, मैंने इसको कहा था इसके एक बुलेट जो है, एक छोटा वर्ड याद रख लीजिएगा कि इसमें क्या डिबेट हो रही है। तो ये उसने एक दफ़ा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की हुई है कि उसने आपसे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है पार्ट 6 के ऊपर। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज़ आप 3 का ए और बी काट दें, या अब आपके सिलेबस में नहीं है। 3 काट दें बेटे प्लीज़। आप अगर गौर करोगे ना तो ज़रा पढ़ के देखो, आपको समझ आएगी कि ये अब आपके सिलेबस में वो उस तरह ऐड नहीं है। ये पहले एजेंसी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता था चैप्टर, लेकिन अब उसने आपके सामने एजेंसी रिलेशनशिप के अंदर से भी सारा एरिया निकाल दिया हुआ है। और दूसरा जो बी पार्ट है वो प्लेज के ऊपर है। अगर आप ना लास्ट में रिक्वायरमेंट पढ़े ना, आल्सो एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द प्लेज, तो वो प्लेज के ऊपर है, वो भी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए प्लीज़ ज़रा पढ़िए। ये आपने उसमें 10 दिया हुआ था, बस मैं चाहता हूँ यही बातें सुनना चाहता हूँ।
अगर वो सर एट द टाइम ऑफ साउंड जब वो थी साउंड माइंड थी तब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो सर लाइबल है। बिल्कुल ये वही है, वहीं से पूछा गया, इनकम्पिटेंस से पूछा गया, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें कौन सा साउंड माइंड वाली बात। अगर उसके भाई ने प्रूव कर दिया कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वन साउंड माइंड थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। डन, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ठीक है जी। चलो आगे चलें, बी पार्ट जरा देखें फिर। जी के कोई भी कोर्ट से सेटलमेंट ये वैलिड हो सकता है कि अगर दोनों की इंटेंशन ये हो, अजम्पशन ले सकते हैं यहाँ पे आंसर करते हुए कि अगर दोनों की इंटेंशन ये हो। देखो उसने लिखा, मैं पढ़ता हूँ लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि सलमान एंड रेहान वुड नॉट सीक सेटलमेंट थ्रू कोर्ट, और नीचे सवाल पूछा डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटरमिन एनी रेमेडी अवेलेबल टू रेहान इन केस ऑफ डिस्प्यूट विद सलमान। तो पहली बात, इसको यूं लिखा जा सकता है अगर एजम्पशन ली जाए कि ये लोग कोर्ट में सेटलमेंट नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द आर्बिट्रेशन, तो फिर तो वैलिड होगा। अगर आर्बिट्रेशन, अगर इनकी इंटेंशन ये है कि नॉट टू परस्यू द केस इन द लीगल प्रोसीडिंग्स, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन है और ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वॉइड, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन इस केस में अगर अब सलमान कोर्ट जाना है, सलमान जा रहा है, कौन जा रहा है कोर्ट, रेहान जा रहा है, रेहान अगर डिस्प्यूट में कोर्ट जाना चाहे तो जा सकता है जी, बिल्कुल जा सकता है, उसका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है उसका कि वो कोर्ट जा सकता है। जरा पढ़ो दोबारा, उसने कहा दैट इन केस द कोर्ट आल्सो स्टिपुलेटेड सॉरी वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमिन एनी रेमेडी अवेलेबल टू रेहान इन केस ऑफ डिस्प्यूट विद सलमान। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो क्या रेहान जा सकता है कोर्ट। देखो अब यहाँ पे ना आप में से कोई उलझ तो नहीं रहा इस बात में कि देखो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किनके दरमियान है बेटे, जरा नाम बोलिएगा, सलमान और रेहान के दरमियान, और एक इसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि भाई नॉट या रिस्ट्रिक्शन, यूं कह लो रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो लॉ कह रहा है ये जो एग्रीमेंट है ना ये वाला, ये वॉइड है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ इसे नहीं कह रहा कि ये वॉइड है, मेरी बात समझ पाए हो, ये वॉइड है, ये वैलिड है। अब अगर ये वॉइड है तो भाई ठीक है, इसका मतलब है दोनों के पास राइट है कि दोनों कोर्ट जा सकते हैं। किस हवाले से, इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। जी बेटे भाई करते हैं, 2 मिनट रोक लिया जरा दिमाग भी जलाते रहे जी। नेक्स्ट क्या है जी, हम कहां पे थे, अच्छा ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजे का। एग्जामिनर यहाँ पे आपको अच्छा खासा उसने एक डिसीव करना है, जरा पढ़िए प्लीज, जरा दिमाग लगाइए कि क्या पूछना क्या चाह रहा है। मैं इतना कह देता हूँ सवाल बहुत आसान है लेकिन क्रैक करना जरूरी है। पार्टनरशिप वाला शेयर में काम करता है, प्रॉफिट में हिस्सा हो सकता है लेकिन वो पार्टनर नहीं हो सकता। अच्छा चलो जरा पढ़ो पूरा पढ़ो जरा, पूछा क्या उसने जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा और कुछ जरा बताओ जी, डिस्क्राइब द बैंक्स राइट, बैंक के राइट और लिमिटेशन। जी कोई और आंसर, जी जल्दी। प्रॉफिट के लिए लायबिल होगा लेकिन लायबिलिटीज के लिए बैंक लायबिल नहीं होगा, पार्टनरशिप की लायबिलिटीज के लिए, पार्टनरशिप की लायबिलिटीज के लिए। अच्छा और कुछ बात कोई और, इसलिए बुक तक एक्सेस नहीं होगी उसकी। ठीक है और कुछ सोचो बेटा, उसने तुम्हें इतनी प्यारी के जी जी अच्छा कंपीटिंग बिजनेस होगा ना, कंपीटिंग। क्वेश्चन गौर से पढ़ो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस क्वेश्चन कितना आसान था ये। डिस्कस द बैंक राइट एंड लिमिटेशन इन डेली बिजनेस। लो जी हमने बैंक के राइट्स और लायबिलिटीज बताने हैं, ऐसा ही है जी। चलो जरा ये देखो, तुमने बताने हैं जी बैंक के राइट्स और लायबिलिटीज। चलें लिमिटेशंस कर लें, ले बेटे लिमिटेशंस कर लें। चल ले जी, मैं वर्ड चेंज कर देता हूँ, लायबिलिटीज नहीं लिमिटेशन, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके साथ।
मलिक, आसिफ एंड सुहेल आर पार्टनर्स इन अ फर्म कैरिंग ऑन अ डेयरी बिजनेस। 3 पार्टनर हैं, एम, ए और एस, ये तीनों डेयरी बिजनेस, ये दोनों क्या काम करते हैं? डेयरी बिजनेस। ठीक है जी, यहां तक समझ आ रही है? आगे चले। एंड शेयरिंग द प्रॉफिट लॉस इक्वली, तीनों इक्वल शेयर कर रहे हैं। मलिक हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ पोल्ट्री बिजनेस इन द सेम विसिनिटी, मतलब सेम लोकेलिटी, फॉर विच ही हैज अप्लाइड फॉर अ लोन फ्रॉम द बैंक। लें जी, इनमें से कौन है? मलिक। मलिक साहब ने एक और बिजनेस स्टार्ट किया है और उनका बिजनेस है जी पोल्ट्री बिजनेस, पोल्ट्री का बिजनेस, और इन्हें पैसे चाहिए पोल्ट्री के बिजनेस के लिए। ये चले गए किसके पास? बैंक के पास, और बैंक को जाके कहने लगे हैं मलिक हैज रिसेंटली स्टार्टेड पोल्ट्री, और चला गया उधर बैंक के पास एंड अप्लाइड फॉर अ लोन फ्रॉम बैंक। एज अ सिक्योरिटी ऑफ द लोन ही ऑफर्ड द बैंक टू क्रिएट अ चार्ज ओवर द बुक डेट्स ऑफ द पोल्ट्री बिजनेस। उसने कहा जनाब आप ऐसा करें, एज अ सिक्योरिटी मैं आपको बदले में क्या, मतलब बैंक आपको लोन दे रहा है, मलिक कहता है मैं आपको बदले में क्या दूंगा? एज अ सिक्योरिटी ऑफ द लोन ही ऑफर्ड द बैंक टू क्रिएट अ चार्ज ओवर द बुक डेट्स ऑफ द पोल्ट्री बिजनेस। ठीक है, आप ये जो मेरे बिजनेस है इसके जितने डेटर हैं इनके ऊपर आपका चार्ज है। चार्ज का मतलब पहला हक आपका, करंट एसेट्स के ऊपर पहला हक आपका। आपको याद है मैंने एक वर्ड समझाया था, प्लेज और मॉर्गेज, कभी समझाया आप लोगों को ये वर्ड? देखो, लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रखवाना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाओगे, जायदाद, उसे कहोगे ये मॉर्गेज है। करंट एसेट्स भी गिरवी रखवाए जा सकते हैं, आपके स्टॉक्स, आपका गोडाउन्स, ठीक है, आपके डेटर्स गिरवी रखवाए जा सकते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया? बेटा होता है, लोन मिलता है इनके ऊपर। अगर आप कभी किसी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, खालिश फिक्स स्पिनिंग मिल होती थी KSSM मिल के नाम से, उस टाइम के ऊपर, मैं बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 2012-13 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम के ऊपर उनके 5 गोडाउन्स थे, वो प्लेज थे अगेंस्ट द लोन। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो लोन के अगेंस्ट प्लेजिंग हो सकती है। अच्छा चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ। डेटर, मैंने करंट एसेट्स के ऊपर क्या किया? ये नजर आ रहा है बेटे? करंट एसेट्स के ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया। एक चीज तो मैंने उसे ये ऑफर की, और साथ मैंने क्या ऑफर किया? मैंने कहा टुगेदर विद द इंटरेस्ट इन द डेयरी बिजनेस, इसके अलावा तुम्हें मैं इख्तियार देता हूं ये पार्टनरशिप इंटरेस्ट का। 3 पार्टनर है, कितने परसेंट शेयर होगा? 3.33%। ये शेयर मैं तुम्हें सरेंडर कर देता हूं। आप मुझे बताओ सवाल, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के साथ एक पार्टनर अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है। तो ये क्या पूछा उसने फिर तुमसे? अभी कल पढ़ा हमने, राइट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफरी है। किस पे? डेट्स पे चार्ज नहीं दे सकता, क्या मतलब? नहीं रख सकते, क्या मतलब? मुझे नहीं समझ आया। कौन पार्टनर? बेटा उसने अपने बिजनेस का राइट दिया। देखो बड़ा केयरफुली, पोल्ट्री फिल्म के डेट्स का चार्ज दिया और डेयरी फिल्म का, डेयरी बिजनेस का इंटरेस्ट दिया है। एग्जामिनर ने तुम्हें उलझाया बुरी तरह और पूछा क्या है? राइट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ ट्रांसफरी। ये जो बेटा बातें बता रहा था, कुछ 2-3 वो सही बता रहा था, लेकिन वो 2-3 बता के खामोश हो गया, क्योंकि वो भी ये नहीं पहुंच सका कि स्ट्रेट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। कल पढ़ा भी तुम लोगों ने मेरे साथ, राइट्स पढ़े थे ट्रांसफरी के, क्या कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हिस्सा मांगेगा, अकाउंट्स मांगेगा, लेकिन वैसे पार्टनर नहीं है, बुक्स नहीं मांग सकता, ठीक है, बिजनेस के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो सारे राइट कॉपी पेस्ट करने थे। कहने को लग ऐसे रहा है एप्लीकेशन क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर करूंगा। बैंक का राइट तो उसका इतना ही होगा ना कि जितना उसने लोन लिया, मतलब कि अगर तो जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने डिस्कस ही नहीं करना, वो क्यों करना? एक्चुअली उसने आपको फंसाया कहाँ है? उसने आपको 2 बिजनेस समझाए हैं, एक बिजनेस प्योरली मलिक का है और एक में वो इंटरेस्ट है उसका। उसने आपको डायरेक्टली इसी पे रख के बता देता ना तो आपको फौरन गैस हो जाना था। उसने आपको 2 तरह में फंसाया। उसने कहा लोन की एक सिक्योरिटी जा रही है इस बिजनेस से, एक यहां से जा रही है। अब आप इग्नोर करके कि एक जो यहां से जा रहा है वो इंटरेस्ट है। सो ये उसने उलझाया तुम्हें। ये स्ट्रेट क्वेश्चन था 4 नंबर का, जिसमें अगर तुमने ये गैस कर लेते कि ये राइट ऑफ ट्रांसफरी और लिमिटेशन है, तो आंखें बंद करके तुम लोग बगैर कुछ सोचे समझे तुम कॉपी पेस्ट करते। और ट्रिक समझ आ रहे हैं एग्जामिनर के?
बेटा वो क्वेश्चन ही नहीं, देखो क्या अच्छा ये नहीं पढ़ा था, अनलेस द कंट्रेरी अनलेस द पार्टनर्स एग्रीड अ पार्टनर कैन डू एनी बिजनेस अदर देन दैट पार्टनरशिप बिजनेस, पढ़ा था। तो मैं जब उसने एग्जामिनर ने तुम्हें फैक्ट्स बता दिए हैं तो फिर इस बात में क्यों उलझ रहे हो कि दूसरा बिजनेस क्यों किया? तुम तो ये कह रहे हो दफा करो राइट्स और लायबिलिटी, पहले तो बात करो ना ये बिजनेस क्यों किया। मैंने पहले भी कहा था फैक्ट्स में नहीं उलझना, उसकी रिक्वायरमेंट में उलझो कि रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है। बेटा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं जिस बात पे आपको कह रहा था, मैं ये समझा रहा हूँ, तो इतना आसान सवाल था कि एक दफ़ा गेस कर लिया तो आंखें बंद करके सोल्यूशन लिखना था तुमने, और इतनी स्पीड से लिखना था कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि 4 नंबर का सवाल अगर सपोज 7 या 8 मिनट में होता है, तुमने 4 मिनट में करके साइड में मार देना था। इसका मतलब एग्जामिनर ने किस चीज़ के नंबर दिए हुए हैं? 4 प्लानिंग के, इसको इस्तेमाल करने के। जिसने इस्तेमाल किया 4 में से 3 मिनट भी इस्तेमाल किया, सपोज 3-4 मिनट लगाए उसने इस सवाल पे और वो गेस कर गया, अगले 2 मिनट में एग्जीक्यूशन कर लेगा वो। और जो उलझता रहा वो केस को सोचता रहेगा और मुफक्कर बन जाएगा, फिर फैसले सुनाएगा। जिस तरह वो बेटा सुना रहा था कि सर ये अकाउंट्स नहीं टच कर सकता, ये फैसले वो जर्नल टर्म्स पे सुना रहा था। मैं एज्यूम करता हूँ चले बेटा अगर जर्नल टर्म पे सुना रहा था तो जर्नल उसने पूछा स्पेसिफिक हुआ सवाल, बस उसने फंसाया है आपको, घुमाया है। तो जितना अच्छा रीड करोगे क्वेश्चन सोल्यूशन उतना प्योरीफाइड होगा। इसलिए कौन सी पॉलिसी बताई हुई है शुरू में ही, क्वेश्चन कितनी दफ़ा पढ़ना है? 2 दफ़ा लास्ट में। 2 दफ़ा पढ़ोगे, दूसरी दफ़ा कुछ ना कुछ क्रैक कर लोगे, 2 दफ़ा ना समझ आए तीसरी दफ़ा पढ़ लो। कई दफ़ा क्वेश्चन की स्ट्रेंथ जो होती है उसकी प्लानिंग में होती है, आंसर की स्ट्रेंथ। जितना अच्छा प्लान उतना अच्छी ऐसी एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन पे तो टाइम ही नहीं लगता, एग्जीक्यूशन पे बहुत कम टाइम लगता है। बात समझ पाए हो मेरी बात? चलो आगे आ जाओ फिर प्लीज़, अगली बात पढ़ते हैं। अच्छा अगली बात प्लीज़ अब ज़रा बी पार्ट पढ़िए। इससे पहले वैसे मैं चाह रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, बी से पहले आप ज़रा निगोशिएबल वाला जल्दी से देख लीजिए, वो जल्दी हो जाएगा। मैं उसके बाद पहले पार्टनरशिप को छोटा सा पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि अगर हमारी क्लास की लिमिटेशन का इशू आए भी तो हमें प्रॉब्लम ना हो। निगोशिएबल वाला ज़रा देखिए। हो गया? ए पार्ट क्लियर है? ज़रा बी पार्ट जल्दी से देखो। मैंने आपको 2 तरह के सवाल बताए थे ना कि निगोशिएबल से आ सकते हैं। पहला वो आपसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है और दूसरा वैलिडिटी पूछ सकता है। ये वैलिडिटी वाला क्वेश्चन है। देखो ये इसमें भी एक पॉइंट बड़ा प्यारा है, 3rd पॉइंट बहुत प्यारा है। पहला पॉइंट जरा बताओ जल्दी से, पहले पढ़ो। पहला उसने क्या क्या पूछा हुआ हमसे? उसने कहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। मुझे टाइप भी बताओ और मुझे ये भी बताओ कि वैलिड है कि नहीं है। 2 बातें बतानी है हर एक के केस में। जी पहला प्रोमिसरी नोट वैलिड है? जी कोई कहता है वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? क्लियर, अनसर्टन अमाउंट है। जी आगे चलिए प्लीज, 2nd पॉइंट जल्दी से। जी बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्लियर इंडिकेशन है कि ऑर्डर आया जा रहा है कि एक पार्टी, ठीक है। और क्या वैलिड है? तीसरा पॉइंट बड़ा मजे का है, चलो जी। जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? प्रोमिसरी नोट। आई हियर बाय एक्नॉलेज ना, एक्नॉलेजमेंट लिख दे, प्रॉमिस लिख दे, हम वर्डों के मोहताज, अल्फाजों के मोहताज। जी प्रोमिसरी नोट सब मान गए हो। वैलिड के नॉन इनवैलिड? वैलिड है जी। और कोई वैलिड? नॉन वैलिड क्यों है? इंटरेस्ट रेट नहीं बता, बात पहुंच गए हैं लेकिन बात गलत कह रहे हैं। सुनो, उसने प्रॉमिस की है, एक्नॉलेज किया है कि मैंने तेरे से उधार लिया हुआ है 3.5 लाख, लेकिन तुझे पे सिर्फ इंटरेस्ट करूंगा। प्रॉमिसरी नोट इनकम्प्लीट है, प्रिंसिपल की रीपेमेंट का वादा ही नहीं है। देखो, एंड शैल पे द इंटरेस्ट टू हिम ऑन द अमाउंट। बात समझ आइए? इंटरेस्ट रेट का इशू नहीं, क्योंकि उसने आखिर में लाइन लिख दी है एट एग्रीड इंटरेस्ट रेट। दोनों आ गया ना। इसका मतलब इस हद तक चला जाता है कई दफा एग्जामिनर वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए। तो रीडिंग इसका बेस्ट सोल्यूशन है। रीडिंग आपको बताएगी कि आपका आंसर कितना अच्छा है। वरना आप लिख के तो आओगे लेकिन मजबूरी में वो बच्चे जैसा कहते हैं कि सर हमने पेपर तो पूरा किया था, सवाल भी बहुत अच्छे लिखे थे, वो अच्छे नहीं लिखे होते, वो डी ट्रैक हो गए होते हैं। रियलाइज हो रहा है ये पेपर करने के बाद कि आप डी ट्रैक कहाँ हो सकते हो और किन किन वर्ड्स पे हो सकते हो।
चलो आओ जरा आप जल्दी से, पहले एक रह गया पार्टनरशिप, वो मैं करवाता हूँ। उससे पहले मैं पार्टनरशिप का वो थोड़ा सा वो जो एक मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है वो जल्दी से बस पढ़ा दूँ, और उसके बाद ये किया हमने कल परसों, जरा पढ़ लो फिर जल्दी से, बी पार्ट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, बगैर बताए बिजनेस कर रही है। चलो जरा पढ़ो पढ़ो, मैं भी पढ़ लेता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा बाजी, मैं आपके साथ ही पढ़ लेता हूँ। Tahir, Farhana and Sadia are partners in a bridal boutique situated in a local market. Sadia also owns a jewelry shop in the same market. Same market में उसकी jewelry shop है. The shop is managed by her brother. उसका भाई manage कर रहा है. Wasi, Tahira and Farhana were not aware of the Sadia interest in the jewelry shop. उसे jewelry shop के में कि सादिया भी इसमें हिस्सेदार है उसे नहीं पता उनको। Most of the client from the bridal boutique buy jewelry sets from सादिया, जो भी बुटीक पे आता है वो पहले ज्वेलरी खरीद लेता है वहाँ से। During the year सादिया earned a hefty profit of rupees 10 million from the jewelry business। हमेशा तकलीफ हमें दूसरे के पैसे को देख के आती है, वरना इससे पहले हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो दूसरे के पैसे को देख के उसने प्रॉफिट बनाया, ठीक है सादिया ने। अब अपॉन नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ सादिया इंटरेस्ट इन अ ज्वेलरी शॉप, अब बाकी पार्टनर्स को पता लगा कि सादिया की ज्वेलरी की भी शॉप है। बोथ ताहिरा एंड फरहाना डिमांडेड सादिया टू शेयर हर प्रॉफिट इक्वली विद देम, कि भाई वो प्रॉफिट जो है जो तूने बिजनेस सीक्रेट प्रॉफिट बनाया हुआ है वो हमारे साथ शेयर कर। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सप्लेन वेदर ताहिरा एंड फरहाना आर जस्टिफाइड इन देयर डिमांड। ताहिरा और फरहाना की क्या डिमांड है? उनका डिमांड ये है कि ये सीक्रेट प्रॉफिट था, हमसे परमिशन नहीं ली हुई, तो इसका प्रॉफिट हमारे साथ शेयर कर। अब मुझे आपका कंक्लूजन चाहिए, क्या कंक्लूजन? कंपीटिंग बिजनेस नहीं है तो इजाजत की जरूरत नहीं है। क्या बुटीक और ज्वेलरी कंपीटिंग बिजनेस है? एंसिलरी बिजनेस है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, बट ये कंपीटिंग बिजनेस नहीं है। तो इसका मतलब इजाजत की जरूरत नहीं है। पहली बात खत्म कि पहला जो क्लेम वो कर रहे हैं कि सीक्रेट प्रॉफिट है, ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरी पॉइंट, और भी कुछ डिस्कस होना चाहिए था यहाँ पे, बड़ा टेक्निकल एग्जांपल सेट किया उसने, कुछ और भी डिस्कस होना चाहिए। बेटा लेकिन सीक्रेट प्रॉफिट कंपीटिंग बिजनेस ही नहीं है ना, तो इजाजत की जरूरत ही नहीं है। अब एक और चीज डिस्कस होनी चाहिए थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था क्या अगर आप बिजनेस का प्रॉफिट बनाते हैं पार्टनरशिप का नाम इस्तेमाल करके, उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, उसकी ब्रांड वैल्यू इस्तेमाल करके, उसके कस्टमर की रेपुटेशन इस्तेमाल करके, तो ये प्रॉफिट भी उसी पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट है। अब जरा अगर ये बुटीक ये ज्वेलरी से पैसा बना रही है सादिया, अगर ये ज्वेलरी कस्टमर को ये कहती है जाओ सामने वाली दुकान से ज्वेलरी ले आओ, या जिसना डॉक्टर कहते हैं साथ वाले मेडिकल स्टोर से आपको दवाई मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी, तो इनफैक्ट वो प्रमोट कर रहा है साथ वाले मेडिकल स्टोर को। समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर तो बुटीक के क्लाइंट्स को गाइड किया जाता था कि आप हमारे क्लाइंट हैं तो ज्वेलरी तो सामने वालों उसी से लेनी है मेरे भाई से, तो फिर तो वो पार्टनरशिप फर्म का नाम उसके कस्टमर को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर सादिया पार्टनरशिप बिजनेस के कस्टमर्स को इस्तेमाल नहीं कर रही, उनके नेम इस्तेमाल नहीं करी, उनकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करी, उनकी गुडविल इस्तेमाल नहीं करी, वो बिजनेस खुद ब खुद चल रहा है क्योंकि लोगों की डिमांड है ज्वेलरी। वो जो बुटीक पे आ रही है तैयार होने, वो ज्वेलरी लेके आती है, वो कहीं से भी ले सकती है, जरूरी नहीं उसके भाई की दुकान से ले। मेरे समझाना ये चाह रहा हूं, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन नाउ कि क्या सादिया पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन इस्तेमाल कर रही है। अगर तो कर रही है तो फिर तो ये प्रॉफिट पार्टनरशिप का प्रॉफिट है, और अगर नहीं कर रही तो सादिया का प्रॉफिट आप उससे नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है, क्लियर बता नहीं दे सकते, नहीं वही कह रहा हूं ना। अब इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्लियर नहीं किया कि भाई सादिया मिसयूज कर रही है प्रॉपर्टी को। सादिया क्लाइंट आता है, उसको कहती है जा मेरे वो सामने से शॉप से पहले ज्वेलरी लेके आओ फिर तुम्हें तैयार करूंगी, ऐसा कुछ नहीं कर रही वो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब ये इसको मतलब आपको डिस्कस करना पड़ेगा एग्जामिनर के साथ कि अगर तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रही है तो फिर प्रॉफिट देगी, सरेंडर करेगी, और अगर नहीं कर रही तो फिर प्रॉफिट सरेंडर। क्लियर? तो आप इसका मतलब ये वो सवाल आ गया जहां पे ड्यूअल खेलना पड़ेगा आपको दोनों साइड्स बतानी पड़ेंगी। आपको बताना पड़ेगा अगर हो गया तो क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा। इज दैट क्लियर? बेटे एक काम कर, स्टॉप करें इसको। अब ये चलें जी, आ जाए, अब वापस आए जी उस पे। ये पेपर भी कंप्लीट हो गया, शाबाश। चलो अब हमारा सिर्फ एक पेपर रह गया, वो भी कोई इतना टफ नहीं है, 20 का पेपर रह गया सिर्फ, है ना? ऐसे ही है, मार्च 20 का। मेरे पास तो यही आ रहा है, आपके पास कौन? ये 21 का कर लिया ना हमने, स्प्रिंग का।
अब 20 मार्च वाला रह गया, यही है, मैं सही बोल रहा हूँ? आपके पास अगला यही पेपर है? सॉरी एक मिनट, कौन सा फिर तरतीब में मैं गलत हो गया हूँ शायद। अच्छा ये वाला रहता है, सॉरी नहीं ये तो हो गया। अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट सीक्वेंस में मार्च 20 का ही आ रहा है जी। चलो इसको देखते हैं। अभी इससे पहले जरा हम जरा एक छोटी सी टॉपिक में भाई इसका हो अभी तो किया अभी तो किया बेटे बी पार्ट। वो जो आपने 22 परसों करवाया था सर, उसका पढ़ना परसों का, अच्छा वो सर लेटेस्ट टाइम वाला। अच्छा वो लेटेस्ट टाइम वाला, ओके ओके यार। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं उसको अगर एक डिस्कस करके कुछ और भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप की कुछ एग्जांपल्स को मैं यार कर लो खुदा का वास्ते, इतना तो मैनेज कर। मेरी बात सुनो ना, मैं उसको स्पेशल लेक्चर के नाम से अपलोड कर देता हूँ, उसमें ये करना आपके वरना आना पड़ जाएगा फजूल में। संडे जगह नहीं है ना हमारे पास अब इस वक्त अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन सो है यार कल फिर मुझे फंस जाऊंगा मैं। ऑनलाइन कर लो। मेरी बात सुनो, मैं करना क्या है उसमें मैं बता देता हूँ। मैंने पार्टनरशिप की जितनी केस स्टडीज है ना 13 चैप्टर में, मैंने वो थोड़ी थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ सारी, ठीक है? तो मैं वो उसमें भी डिस्कस करूंगा ना ऑनलाइन, तो आपके लिए उतनी कंफर्टेबल होगी वो, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हो? उससे पहले ये कोशिश करनी है कि उस लेक्चर को लेने से पहले आप एक दफ़ा पार्टनरशिप की केस स्टडीज कर लेना, साथ ही फिर मैं ये भी डिस्कस कर जाऊंगा आपका जो फाइनल का न्यू जो करंट है ना वो वाला भी केस डिस्कस कर जाऊंगा, ठीक है? तो एक लेक्चर मेरे लिए ऑनलाइन ले लो, ठीक हो गया? चलो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है फिजिकल की, संडे को नहीं मैं आना चाह रहा, मेरी कुछ पर्सनल अटैक वो हैं, कमिटमेंट्स हैं। चलो जी प्लीज़ नेक्स्ट है जी, हम लोग बस एक पॉइंट रह गया हुआ था हमारा, और वो था पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल किया जाए, सॉरी फंड्स का, ठीक है? तो जरा दो बातें हैं फंड्स के हवाले से, जल्दी से पढ़ते हैं कि फर्म कब जिम्मेदार होगी। बेटे पेज नंबर है, पेज नंबर 202 के ऊपर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 1.3.5 कि एक कस्टमर ने, एक थर्ड पार्टी ने अगर फर्म को पैसे दिए हैं तो क्या फर्म लायबल होगी? तो हमने वो केस देखना है बस। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था जो कि मैंने नहीं करवाया था, वो ये था कि अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपकी फंड्स दिए हैं, पैसे दिए हैं फर्म को, अब फर्म को देने का मतलब है किसी पार्टनर को दिए होंगे, किसी पार्टनर के साथ वो कोलैबोरेट करो। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक थर्ड कस्टमर आए और सारी फर्म बैठ जाए, उस सारे पार्टनर आके मिलके बैठ जाए, हाँ हम सुनेंगे तुम्हारी बात। ऐसा तो नहीं, किसी एक पार्टनर से डील कर रही होगी ना थर्ड पार्टी। ऑडिट फर्म में जाओगे, ऑडिट कराना चाहते हो, किसी एक एंगेजमेंट पार्टनर से डील करोगे या सारों को बैठा लोगे, आओ बैठे मिलके बात करते हैं, ऑडिट कराना है तुम लोगों से? नहीं, ठीक है? सो कोई एक फेस होता है। तो अपने फर्म को उन्होंने अगर फंड्स दिए हैं तो क्या फर्म लायबल होगी कि नहीं होगी उन फंड्स के लिए? और इन फंड्स में भी मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है ना, मिस एप्लीकेशन हो सकता है, कोई पार्टनर रिसीव करे और वो दूसरे पार्टनर्स को बताए ही ना। और ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स रिसीव करे आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स से क्या मुराद है कि काम मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, बिजनेस है, ऑडिट फर्म है, टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है, और मैं पैसे ले रहा है कोई पार्टनर उसमें बैठ के कि मैं आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराता हूं, डबल कर दूंगा 2 दिनों में या 10 दिनों में, और कस्टमर मुझे पैसे दे रहा है। मेरी बात समझ आ रही? तो वो थर्ड पार्टी मुझे पैसे दे रही है मेरे पार्टनर को, लेकिन बाकी पार्टनर्स को इल्म नहीं है। और एक सिनेरियो मैंने ये कहा, एक तो ये हो गया आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और एक कहा कि पार्टनर ने विद इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पैसे लिए हैं। भाई विद इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पैसे लिए हैं। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से एक पार्टनर ने पैसे लिए, बच्चों के स्कूल की फीस आ रही थी, बच्चों के स्कूल की फीस पे कर दी, बाकी पार्टनर्स को नहीं बताया। लेकिन इनफैक्ट इस थर्ड पार्टी ने तो फर्म के नाम पे पैसे दिए ना, ऑडिट कराना था उसकी फीस दी है, कोई टैक्स कंसल्टेंसी लेनी थी उसकी फीस दी है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? सो इनफैक्ट ये सिनेरियोज हैं। तो इसमें जरा देखते हैं लॉ हमें क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नंबर 1, द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। पहली बात, फर्म लायबल होगी अगर कंडीशन ए और कंडीशन बी, 2 कंडीशंस हैं, ये दोनों में से कोई एक भी मीट हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों में से जो 2 कंडीशन है इसमें से एक भी मीट हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पहली कंडीशन के जरा आखिर में एक वर्ड देखो, क्या लिखा हुआ है? और, यानी 1
और टू, दोनों में से कोई एक भी मीट हो गई तो फर्म लायबल होगी। नंबर 1, अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी। तो मैंने हमेशा बताया हुआ है अथॉरिटी को किस आई से देखा जाता है? थर्ड पार्टी की आई से। थर्ड पार्टी आपको क्लासिफाई करती है पार्टनर्स को कि भाई ये एक्सप्रेस है, ये इंप्लाइड थी या फिर अपेरेंट थी। तो एक कस्टमर आया ऑडिट फर्म में, पार्टनर की सीट पे कोई बैठा है, तो कस्टमर को तो यही लगेगा ना ये पार्टनर के पास तमाम अथॉरिटीज हैं, ही कैन मेक एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ही कैन रिसीव मनी, ही कैन मेक पेमेंट्स, ऐसा ही है। सो कहते हैं अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज इट। पैसे ले लेता है और उसे मिसयूज कर जाता है। अब यहां पे एक assumption समझ आ रही है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसे मिल रहे हैं, वरना तो अपेरेंट अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट ही रेज ना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी इस केस में इनोसेंट है। वरना थर्ड पार्टी क्या होती है? अगर उसे पता होता मैं इसे स्टॉक मार्केट के लिए दे रही हूं तो थर्ड पार्टी इनोसेंट ना होती। चलो, और a firm in the course of its business receive money or property from a third party and the same is misapplied by any of the partner while it is in the custody of the firm। हो सकता है हमारे रिसेप्शन के ऊपर वो ऑडिट फीस जमा करा गए हैं, मैं जाते पैसे नहीं थे, बच्चों की फीस की भी देनी है, वहां से पैसे लिए, फर्म के पैसे हैं और मिसयूज कर लिए। तो दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि भाई अगर फर्म की कस्टडी में भी हैं पैसे और किसी एक पार्टनर ने, चूंकि अथॉरिटी होती है फंड्स को इस्तेमाल करने की, तो अगर मिसयूज कर लिए हैं तो पूरी फर्म जिम्मेदार है। दोनों केसेस उसने समझा दिए। मेरी बात समझ आई है? सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप घूमते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो फिर तो आसान है ना कि थर्ड पार्टी की इनोसेंस पे डिपेंड करता है उसकी वो अगर देखती है कि ये पार्टनर की अपेरेंट अथॉरिटी है और वो खुद भी वो इनोसेंट है तो फर्म क्या होगी? लायबल। लेकिन अगर ये आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, फर्म लायबल नहीं होती। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं होती। क्लियर होगी बात? तो यही एक लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था। तो बस यहीं तक इख्तिताम करते हैं, एक फाइनल गुड बाय बोलते हैं। इंशाल्लाह ये पेपर भी जो है ना मार्च वाला, ये मैं उसी में डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। तो एक डिटेल लेक्चर आप लोगों को मिलेगा ऑनलाइन, ठीक है। मंडे वाले दिन रिकॉर्ड कराऊंगा तो होपफुली ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपका जो ख़त्म हो जाएगा कोर्स जो है वो जी ट्यूसडे को टेस्ट होगा जी, होगा बिल्कुल जी, क्रैश बैच के टेस्ट हो रहे हैं जी, उनके हो रहे हैं ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को होता है टेस्ट। इस ट्यूसडे होगा लेकिन उनके चैप्टर डिफरेंट है। अच्छा, वो जो 4-5 वो जो आखिरी वाले लेने हैं वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा स्केड्यूल, मैं याद से भेज, वरना अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे कोई ग्रुप में आज टैग कर दिया, मैं आज ही करूँगा क्योंकि आज सैटरडे है, मेरे पास टाइम होगा, आज मैं करूँगा। तो आपने मुझे कोई एक बंदा ग्रुप में टैग कर दे कि सर स्केड्यूल सेंड कर दें, ठीक है। सीला के लिए जो है वो फिक्स टाइमिंग है बस। यार बेटे उसका क्लैश आ रहा है आप लोगों के साथ यार। उसमें ये है कि अभी तक ये सोचा हुआ है कि सी लॉ के जो वैसे सी लॉ तो FAR 2 के साथ भी, इट्स ओके, थैंक यू सो मच।